नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का महासंग्राम और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। प्रदेश में समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में अहम मुद्दा माना जा रहा है। सीएम धामी ने कहा था कि बीजेपी सरकार उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी और धामी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट के लिए समिति के गठन को मंजूरी दी थी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया था। समिति की कई बैठकें हो चुकी हैं जिनमें व्यापक विचार विमर्श किया गया है। वहीं इसी कड़ी में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर गठित समिति ने राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में एक वेब पोर्टल की शुरुआत की, जिसके माध्यम से एक क्लिक में 1 करोड़ लोगों को संदेश भेजकर समान नागरिक कानून के ड्राफ्ट पर उनके सुझाव मांगे गए हैं। ये सुझाव अगले 30 दिन यानी 7 अक्टूबर तक भेजे जा सकते हैं। बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता बिना किसी धर्म के दायरे में बंटकर हर समाज के लिए एक समान कानूनी अधिकार और कर्तव्य को लागू किए जाने का प्रावधान है। इसके तहत राज्य में निवास करने वाले लोगों के लिए एक समान कानून का प्रावधान किया गया है। धर्म के आधार पर किसी भी समुदाय को कोई विशेष लाभ नहीं मिल सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की स्थिति में राज्य में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर एक कानून लागू होगा। इस मामले में मुख्यमंत्री का कहना है कि समान नागरिक संहिता के संबंध में उत्तराखंड की जनता का सकारात्मक रिस्पॉन्स है। अच्छी भावना के साथ किए गए कार्य सफल होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम समान नागरिक संहिता के रूप में आज़ादी के अमृतकाल में एक बड़ी इबारत लिखने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से अपने सुझाव देने का आग्रह करते हुए कहा कि राज्य सरकार अपने हर वादे को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध है। देश में आज तक किसी भी कानून को बनाते समय इतने बड़े स्तर पर जनता से सुझाव नहीं मांगे गए। प्रदेश के सभी नागरिकों और हितधारकों को SMS और WhatsApp पर पोर्टल के लिंक के साथ अपील भेजी जा रही है, जिसके माध्यम से वे अपने सुझाव 1 माह के भीतर दे सकते हैं। तो उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर बढ़ती हुई और अपनी दृढ़ संकल्पता को दर्शाते हुए अब वेब पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है और इसके जरिए सुझाव मांगे गए हैं कि आखिर कैसे उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए और कैसे उत्तराखंड अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित कर सके। हालांकि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और असम के मुख्यमंत्री भी कॉमन सिविल कोड की वकालत कर रहे हैं, क्योंकि समान नागरिक संहिता भाजपा की प्रमुख एजेंडे का हिस्सा है और केंद्र सरकार अनुच्छेद 370 और 3 तलाक जैसे विवादित मुद्दों को खत्म कर चुकी है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि आज नहीं तो कल केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की पहल कर सकती है। तो वहीं अब उत्तराखंड में इसके लिए पोर्टल भी जारी कर दिया गया है और जिसके जरिए सलाह मांगी गई है कि आखिर कैसे उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, क्या उसके फायदे नुकसान, तमाम चीज़ों पर राय मांगी गई है। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ इस समय मौजूद है। संजीव वर्मा, बीजेपी से प्रवक्ता, हरीश मैखुरी, वरिष्ठ पत्रकार, रितेश कुमार, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनवी न्यूज पर। हरीश जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। हरीश जी, समान नागरिक संहिता में अब उत्तराखंड कहीं ना कहीं एक मॉड्यूल स्टेट के रूप में काम कर रहा है और बीजेपी ने वो भरोसा कहीं ना कहीं उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार पर जताया है कि भीतर से एक निर्देश कहीं ना कहीं मिला है ऊपर से, और उसके बाद अब लगातार पुष्कर सिंह धामी उस ओर बढ़ते जा रहे हैं और अब पोर्टल लॉन्च कर दिया है जहां सुझाव मांगे गए हैं। क्या लगता है कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या फायदे और क्या नुकसान है आपको?
जी, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की घोषणा है, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव से पहले की घोषणा थी और उसी अनुरूप उन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करते ही इसको लागू करने की दिशा में घोषणा भी कर दी थी। उसी घोषणा के क्रम में जो रिटायर्ड जज हैं, उनके अध्यक्षता में एक सुझाव के लिए परामर्श समिति बनाई गई है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में यानी समान नागरिक संहिता के बारे में परामर्श देगी। और उसकी 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री के साथ उस समिति की बैठक हुई और उसमें यह तय हुआ कि इसी का एक पोर्टल भी लागू किया जाए, जिसमें उत्तराखंड के 3 करोड़ लोग पूरे सुझाव दे सकते हैं, संस्थाएं दे सकती हैं, वकील दे सकते हैं अपने सुझाव। तो एक ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब किसी कानून को बनाने के लिए जनता के भी सुझाव लिए जा रहे हैं, वरना जनप्रतिनिधि आपस में बैठकर ही 2/3 बहुमत से कोई सा कानून पारित कर देते हैं। अब तक यही परिपाटी रही है। ये पहला कानून है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं, तो ये इसका सकारात्मक पहलू है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें स्वयं जो रिटायर्ड जज हैं उनके निर्देशन में ये सारा प्रोसेस होगा, तो इस कानून में थोड़ा सा जो कमियां रह जाती उसकी संभावना भी कम रहेगी। जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, तो उत्तराखंड में निश्चित रूप से ये पहला प्रयोग पूरे देश में हो रहा है। अगर यहाँ सफल होगा तो बहुत सारे प्रांत इसको लागू करने की दिशा में होंगे। बस इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जा सकता है, तो यहाँ की जो विशिष्ट परंपराएं हैं, विशिष्ट समितियां हैं, धार्मिक मंदिर हैं, यहाँ के जो करोड़ों साल से चल रहे हैं, सतयुग से चल रहे हैं, उनकी व्यवस्था में किस तरह से देखा जाएगा, किस तरह से होगा, ये देखना पड़ेगा। उसके अलावा जिस तरह से अल्पसंख्यक बोर्ड है, ये है पक बोर्ड है, वो भंग होंगे क्या होंगे, वो भी देखना पड़ेगा। उसके अलावा जो यहाँ पर कुछ मंदिरों की अपनी विशिष्ट परंपराएं हैं कि वहाँ पर मतलब पुरातन उससे जो है जो हमारे पैतृक पंडे पुरोहित हैं, उनके हक हकूकों का भी ध्यान रखना होगा, किस तरह से क्या हो सकता है। ये सारे सुझाव इसमें सम्मिलित किए जाएंगे और उसको देखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आता है तो इसमें कोई दो राह नहीं कि ये पूरे देश में एक सफल प्रयोग भी होगा। और जहां तक रही बात उत्तराखंड से इसकी शुरुआत करने की, तो निश्चित रूप से इसकी आगाज अच्छा है और हमें लग रहा है कि अंजाम भी अच्छा होगा। तो अगर ये इस दिशा में हमारे देश के अन्य राज्य भी बढ़ते हैं, तो एक दिन पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और हमारे संविधान में जो तमाम विषम प्रावधान जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर बने हुए हैं, वो भी समाप्त होंगे। उस दिशा में ये आगे बढ़ने की एक प्रयास लग रहा है। लेकिन हरीश मैखुरी जी, आप लंबे समय से जमीनी स्तर पर पत्रकारिता कर रहे हैं और चीज़ों को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। क्या लगता है कि विपक्ष की स्वीकारोक्ति इस राय पर कैसे मिलेगी और कैसे हासिल होगी? नहीं, विपक्ष की मैं 2-3 चीजों में देख रहा था। अभी एक उत्तराखंड में जो भू कानून की समिति बनी, तो उस समिति का भी एक बयान इस तरह से आया कि विपक्ष ने भू कानून के संदर्भ में भी कोई अभी तक राय दी नहीं है। तो इसमें भी अगर वैसा होता है तो निश्चित रूप से ये एक चुनौतीपूर्ण काम होगा। विपक्ष को भी अपनी राय तो रखनी ही चाहिए, चाहे पक्ष में रखें चाहे विपक्ष में रखें, तो उसी के आधार पे हमारा लोकतंत्र आगे बढ़ता है। तो निश्चित रूप से इसमें विपक्ष के भी सुझाव सरकार ने आमंत्रित, तो उसमें पक्ष और विपक्ष तो भाव ही नहीं है। पूरे उत्तराखंड को आमंत्रित किया गया है, तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं को आमंत्रित किया गया है, तमाम जो हमारे विधि से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं उनके सुझावों को आमंत्रित किया गया। तो पहली बार इस तरह का हो रहा है। निश्चित रूप से सभी को सुझाव देने चाहिए, चाहे पक्ष में हो विपक्ष में हो, लोकतंत्र इसी का नाम। ठीक है रितेश जी, क्या लगता है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में जो कवायद लगातार जारी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए, लोगों से सुझाव मांगे गए हैं, क्या लगता है क्या फायदे और क्या नुकसान है उत्तराखंड को? रितेश जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हेलो रितेश जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? बिल्कुल मिल रही है। मेरा सवाल सुना आपने? हाँ, आप उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात हो रही है, उस पर मेरा विचार जानना चाह रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल।
तो इसमें ऐसा है ना कि हमारी जब संविधान सभा थी तो उन्होंने भी इस पे चर्चा करी थी शुरू शुरू में, बट उस समय की जो राजनीतिक परिस्थिति उसके कारण से उस समय में उसको लागू नहीं किया जाया सका। बट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 है उसमें जो निर्देशक करते हैं वाले फ्यूचर में वो महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। महिलाओं के जो सिविल राइट उनके संपत्ति का अधिकार है, हर की महिला को एक तरह से राइट मिलेगा। हेरिटेज का जो उनका राइट है बराबर हो जाएगा। मैरिज डाइवोर्स इस तरह के जो सिचुएशन है उससे हर घर के लोगों को बराबर राइट मिलेंगे। तो ये एक क्रांतिकारी कदम है। हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने सबसे पहले इस दिशा में पहल किया है। इसलिए हम लोग इसको शुभकामना देते हैं। और क्या लगता है कि उत्तराखंड में क्या बड़ा बदलाव हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से? उत्तराखंड जो हमारे मुख्यमंत्री जी की योजना है कि इसको विकसित राज्य के दर्जे में लाया जाए, इस दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे यहाँ जो में तो समरूपता है कि उससे यहाँ का औद्योगिक विकास होने की भी पूरी संभावना है। जी हरीश मैखुरी जी, फिर एक बार वही बात आपने कहा कि हालांकि कई मुद्दों पर विपक्ष शांति बनाए रखता है, लेकिन उत्तराखंड बहुत आगे बढ़कर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है, तो क्या राजनीतिक स्वीकारोक्ति होना आवश्यक नहीं है इसमें, कि सभी पक्षों की राजनीतिक स्वीकारोक्ति इसमें बने? चंद्रशेखर जी, जब भी कोई कानून बनता है तो निश्चित रूप से वो राजनीतिक लोगों के द्वारा ही पारित होता है और राजनीतिक लोगों की राय उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनता ने तो अपने प्रतिनिधि चुन दिए हैं। अब कानून बनाने का दायित्व तो प्रतिनिधियों के ऊपर है, तो प्रतिनिधियों ने ही कानून बनाने। लेकिन अब तक होता क्या था कि विधानसभा में बैठे चर्चा की और कानून पास हो गया, जनता से पूछा ही नहीं जाता था। चाहे वो रिजर्वेशन के कानून हो, चाहे वो तमाम आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और ये तमाम बनाने के कानून हो, चाहे वो आरक्षण संबंधी कानून हो, तो जनता को कभी पूछा ही नहीं गया। ये पहली बार हो रहा है कि जनता को भी पूछा जा रहा है, आम लोगों के सुझाव भी आमंत्रित किए जा रहे हैं, संस्थाओं के सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं, किसी विशेषज्ञों के सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये मतलब एक तरह का नया प्रयोग है। इस पे तो निश्चित रूप से अगर लोग भी सुझाव रखें, आम लोग भी, तो ये कानून और सुदृढ़ता से और मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है, आगे की दिशा में बढ़ेगा। और निश्चित रूप से इसमें यह है कि जनता के सुझाव भी पहली बार रखने का एक जो उपक्रम किया गया है, निश्चित रूप से ये मतलब स्वागत योग्य कदम। ठीक है रितेश कुमार जी, 1989 से जब बहुत सारे मुद्दे नहीं थे बीजेपी के पास, तब कुछ एक मुद्दों में समान नागरिक संहिता का मुद्दा था, जिसके लिए 1989 से बीजेपी लगातार कहती रही है और बीजेपी के एजेंडे में शामिल रहा है। और उसके लिए अब उत्तराखंड को चुना गया है कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड को चुना जाना बीजेपी के द्वारा, और बीजेपी पुष्कर सिंह धामी ने वहाँ पर जो पोर्टल लॉन्च किया है उसमें लोगों का सुझाव मांगना, क्या लगता है कि उत्तराखंड कहीं ना कहीं एक राजनीतिक कीर्तिमान भी स्थापित करेगा, इसके जरिए एक लोकतांत्रिक कीर्तिमान भी स्थापित करेगा? हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उसी में भावना व्यक्त की गई थी कि आने वाले दिन में केंद्र और राज्य की सरकारें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगी। समय के साथ साथ देश की लीगल बोर्ड में और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की भावना को दिखाया गया है कि जल्दी से जल्दी सरकार कॉमन सिविल कोड को लेके आए। इसलिए हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस कदम में सबसे पहले कदम बढ़ाया है और उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की है कि इस बात से क्या राजनीतिक प्रतिरोध होगा उनका, और उन्होंने बात की
साथ जनता से भी विषय पे अपनी राय मांगी है। इसके लिए हम उनका साधुवाद करते हैं। ठीक है संजीव जी, 1989 के लोकसभा के घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता का जिक्र और 2019 के लोकसभा के चुनावी घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता का जिक्र और उसके बाद उत्तराखंड पे वो भरोसा केंद्र का, दिल्ली का कायम होना कि उत्तराखंड से ये शुरुआत की जाए। क्या लगता है कि उत्तराखंड को वो झंडा दिया गया है जो सबसे आगे चले? अब ऐसे में सबसे बड़ी बात कि विपक्ष इसको कैसे लेगा और उत्तराखंड को इससे होने वाले फायदे और नुकसान क्या क्या है? जी त्रिशूल जी, देखिए सबसे बड़ा एक सौभाग्य का विषय है कि समान नागरिक संहिता का जो ड्राफ्ट उत्तराखंड में सबसे पहले तैयार किया गया है और उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जहां से समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का शुभारंभ होने जा रहा है। इसके लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को साधुवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं और उनके एक साहसिक जो जज्बा है उनके अंदर, उसके लिए उनको अप्रिशिएट करता हूं। और जिस प्रकार से उन्होंने तमाम वर्गों को उनकी राय इसके अंदर शामिल करने के लिए एक पोर्टल स्थापित किया है कि जिसमें सभी बुद्धिजीवी, उनमें सभी बुद्धिजीवी, तमाम जनता के साथ साथ उन्होंने तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको भी इनवाइट किया कि आप भी अपने अपनी जो भी आप लोगों की एडवाइस है, जो भी हम इसमें बहुत बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, तो आप लोग भी आमंत्रित हैं, आप लोग भी अपना एडवाइस दें। तो मैं सोचता हूँ एक जो सार्वभौमिकता इसके अंदर आएगी और हर व्यक्ति का एक तरह से इसके अंदर जुड़ाव होगा, सभी के समाज का, सभी वर्गों का हित इसके अंदर उसका समावेश होगा। मैं सोचता हूँ एक सराहनीय कदम है और हम सबको दिल खोलकर इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि समान नागरिक संहिता देखिए ना किसी धर्म, ना किसी जाति, ना किसी वर्ग को बिलोंग करता है, बल्कि पूरा समाज और हर वर्ग को एक समान न्याय मिले, हर वर्ग एक उनके जितने भी जमीन जायदाद से जुड़े मसले हों, तलाक से, संपत्तियों के बंटवारे से और तमाम जितने भी कोई डिस्प्यूट्स होते हैं, उन सभी के समाधान के लिए सभी लोगों को एक जैसा न्याय मिले, उसके लिए समान नागरिक संहिता का होना एक परम आवश्यक था और उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई है। तो उत्तराखंड जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, विजन 2025 में उत्तराखंड देश का एक सर्वश्रेष्ठ राज्य की तरफ हम इसको लेके जाएंगे और 2025 में उत्तराखंड देश का एक सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा। जिस प्रकार से हमने नई शिक्षा नीति को एडॉप्ट करने वाला उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला और उसके ऊपर ड्राफ्ट बनाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। और साथ ही आप ये देखिए कि उत्तराखंड को एक तरह से कॉपी शेष जो जितने भी राज्य इसको अडॉप्ट करेंगे, मैं सोचता हूँ उत्तराखंड इसमें एक लीड भूमिका निभाने जा रहा है और मैं सोचता हूँ एक ये अप्रिशिएबल कदम है। बिल्कुल, एक पूरी तरह से आप कहेंगे कि समान नागरिक संहिता का लीडर बन गया है और पूरे देश में जब समान नागरिक संहिता का जिक्र होगा 2024 में, तब उत्तराखंड का नाम उसके सिरमौर के रूप में लिया जाएगा। लेकिन क्या वहाँ पर जो विपक्ष है, लगता है आपको कि जो उत्तराखंड का विपक्ष है, उत्तराखंड की कांग्रेस है और उत्तराखंड में जो उत्तराखंड क्रांति दल है, तमाम और छोटे छोटे दल हैं, क्या आपको लगता है कि अब पहली बार ये पहल उनको भी करनी चाहिए कि जब उत्तराखंड पूरे देश में
यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में सिरमौर बनने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक रूपता सबके बयानों में और विचारों में आनी चाहिए। देखिए, बड़ा मन दिखाते हुए हमारे युवा मुख्यमंत्री धाकड़ धामी हम जिनको बोलते हैं, उन्होंने एक बड़ा मन दिखाते हुए तमाम जितने विपक्षी दल हैं उन सबको भी इनवाइट किया कि आप लोगों के भी जो अपने सजेशंस हैं समान नागरिक संहिता को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, आप भी अपने सजेशंस दीजिएगा और यदि उसमें समाज के हित में जो भी सजेशंस आएंगे हम उसके ऊपर विचार करेंगे और जो उसके अंदर लागू करने लायक होगा वो हम उसको लागू भी करेंगे। लेकिन अब बात आती है विपक्ष की, तो कांग्रेस को भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि वो समान आचार संहिता के यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में है या उसके खिलाफ है। और इसी प्रकार से अन्य जितने भी विपक्षी दल हैं उनको भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि वो समाज हित में उनका क्या स्टैंड है, वो अपने उन सभी लोगों को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपना पूरी तरह से स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि समाज के हर वर्ग को एक समान न्याय मिलना चाहिए और किसी के हितों पर कुठारघात नहीं होना चाहिए। इसी करके हमने तमाम जनता से उनके सुझाव आमंत्रित किए और जब एक यूनिवर्सल जो भी सुझाव आएंगे हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। जिस प्रकार से कल जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की अध्यक्षा जी हैं जस्टिस रंजना देसाई जी, जी तो माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी जो तमाम टीम है उनके साथ कल एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग हुई और जिसमें इन सब बातों के ऊपर विचार किया गया और मैं सोचता हूँ एक बहुत अच्छी पहल है और हम सबको इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अप्रिशिएट करना चाहिए। एक बहुत सराहनीय कदम है और जिसमें उत्तराखंड एक लीडिंग भूमिका निभाने जा रहा है, उत्तराखंड सिरमौर बनने जा रहा है। ठीक है, हरीश मैखुरी जी, क्या लगता है कि अब कहीं ना कहीं जब उत्तराखंड ये कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है, पूरे देश में सिरमौर बनने जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में, तो कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड में विपक्ष है उसको भी अब एकजुट होकर इस मामले में एक रूपता दर्शानी चाहिए विचारों को लेकर। और कहीं ना कहीं एक जो मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो इसे धर्म से जोड़ दिया जाता है वो बातें भी नहीं होनी चाहिए। अब हरीश जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए मैं आऊँगा। रितेश जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? रितेश जी, क्या लगता है कि अब जब उत्तराखंड सिरमौर बनने जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी अब विचारों में सकारात्मक भूमिका दर्शानी चाहिए अपनी? आप अपना सवाल रितेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। रितेश जी, अब विपक्ष को भी कहीं ना कहीं सकारात्मक भूमिका दर्शानी चाहिए इस मामले में। देखिए, चाहे देश का पक्ष हो या विपक्ष हो, जब संविधान इस बात के लिए, हमारा संविधान इस बात के लिए लड़ रहा है, ऑलरेडी हमारे कॉमन क्रिमिनल कोड है जो हर धर्म हर जात से समान रूप से लागू होता है, तो सिविल मैटर्स में भी कॉमन कोड की आवश्यकता तो है। अब जहाँ तक कॉमन कोड की बात है तो इसमें एज ऑफ मैरिज है, डाइवोर्स का मैटर है, प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस का मैटर है, ये कहीं से भी किसी तरह से भी किसी धर्म और जात पे तो आश्रित है ही नहीं। इसमें जब क्रिमिनल मैटर्स में सारे लोग एक जैसे हैं तो फिर सिविल मैटर्स में भी सबको एक तरह के राइट मिलने चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का किसी जात का हो। तो मेरे हिसाब से सभी पार्टियों को इसका समर्थन करना चाहिए। ठीक है, संजीव जी, जो सुझाव मांगे गए हैं उनकी समीक्षा कैसे होगी, इसका जरा एक बार आपसे जानना चाहेंगे इसके बारे में। संजीव जी, नहीं, इसको ना
इसको यहाँ अंदर डाल दे, पेट के अंदर डिप्लेसमेंट में डाल। संजीव जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? आवाज मिल रही है, थोड़ा रिपीट कीजिएगा अपनी बात। संजीव जी, ये जो सुझाव आएंगे जो लाखों करोड़ों लोगों के, कैसे इसकी समीक्षा कैसे की जाएगी? देखिए, हमने जो पोर्टल बनाए हैं उस पोर्टल में हमने एक समिति बनाई है और उस समिति में तमाम लोगों के जितनी भी एडवाइस आ रही हैं उसका डे टू डे एनालिसिस किया जाएगा और उसमें अधिसंख्य व्यक्ति क्या अपना मत रखते हैं, क्या चाहते हैं, उन सब को एनालाइज करके समाज हित में जो बेटर से बेटर होगा और एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म पे तमाम जनता उसको किस रूप में देखना चाहती है, उन सारी बातों का समावेश करते हुए हम लोग जब इस ड्राफ्ट को हम लोग क्लियर करेंगे, एक फाइनल शेप में आएगा, तो उस समय में हम ये देखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो हमारा उद्देश्य था, जो हम पूरे एक समाज को एक देश, एक राष्ट्र और एक राज्य और जितनी भी जनता है उन सब के लिए एक समान कानून, किसी को न बहुत ज्यादा देना है न किसी को उनके अधिकारों में कमी करनी है, यानी कि बिल्कुल सबके लिए एक समान न्याय, एक समान कानून और एक समान सभी लोगों का हित। ऐसी दृष्टि से हम लोग एक बहुत अच्छी सोच के साथ ये कानून को लेकर आ रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के, और मैं सोचता हूँ जनता भी अप्रिशिएट कर रही है इसको। और जिस तरह से कांग्रेस की बात आती है तो कांग्रेस हर चीज को धर्म के साथ जोड़ देती है। अब ये इनकी प्रॉब्लम है, हमारी तो सोच जिस तरह की है नहीं। हम तो समान, हर व्यक्ति को समान न्याय मिले, हर व्यक्ति का समान हित में हो, हर व्यक्ति को समान कानून मिले। हमारी सोच तो बिल्कुल सीधी सीधी यही है। आज तक देखिएगा त्रिशूल जी, आज तक जितने भी देश के अंदर कल जिस तरह से कर्तव्य पथ का माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वहाँ का लोकार्पण किया गया, उद्घाटन किया गया, और उसके ऊपर भी कांग्रेस लगातार व्यंग कर रही थी कि इनके पास कोई और काम नहीं रहा कि सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे इन्होंने कर्तव्य पथ का एक तरह से वो कर दिया। मैं सोचता हूँ इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। आज तक जी ठीक है। हरीश जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी 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 हरीश जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको धर्म से जोड़ देती है। वहाँ पर विपक्ष में कांग्रेस है। क्या लगता है कि ये सबसे बड़ी विसंगति यूनिफॉर्म सिविल कोड में है कि जब भी इसका जिक्र होता है इसको धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है? क्या लगता है आपको कि इस विसंगति को अब बड़े दायरे में देखना होगा या इस विसंगति को दूर करना होगा? चंद्रशेखर जी, एक तरफ हम अपने संविधान को संविधान कहते हैं। क्या मतलब होता है? समान विधान, सबके लिए एक समान विधान। तो जब तक इसमें तमाम जाति के आधार पर, घाटी के आधार पर, मजहब के आधार पर और अब तो तमाम तरह के फिरके भी बनाए गए हैं कि ये ओबीसी है, इस आधार पर विधान बनते रहेंगे तो संविधान तो हुआ ही नहीं। विषम विधान हो गए अलग अलग लोगों के लिए। तो हमने संविधान बनाना है, समान विधान बनाने हैं या विषम विधान जारी रखना है, पहला चिंतन तो इसी बात पर हो। तो अगर हम सबके लिए समान विधान बनाते हैं तभी तो संविधान होगा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये सब चीजें देखनी पड़ेगी और ये इससे मतलब ये बहुत हल्का मामला नहीं है। इस पे गंभीर और गहन विश्लेषण मतलब विधानसभा में भी होना चाहिए और लोगों के जो सुझाव आए उन पर भी मंथन होना चाहिए। तो तब जाके ये मतलब व्यावहारिक रूप में परिणित हो सकता है।
लेकिन हरीश जी देखिए, विपक्ष तमाम तरह की विसंगतियां गिना देगा, लेकिन अब जब बड़ा मन करते हुए खुद सरकार ये कह रही है कि आप सुझाव दीजिए, ड्राफ्ट दीजिए, वो कहीं ना कहीं विपक्ष को दिया जाना आवश्यक है कि विपक्ष अपना सुझाव भी दे उसमें। नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो तो वो पहले दिन से ही कहते हैं हम एक समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड उनके तो एजेंडे में है। और विपक्ष ने जिस तरह के पहले मतलब जिनको हम पहले की सरकारें कह सकते हैं, उन्होंने जो विधान बनाए उन्होंने उसमें जो है जाति के आधार पे, मजहब के आधार पे तमाम विधान है, अलग अलग विधान है। तो अब बहुत सारी चीजें काल परिस्थिति के अनुरूप बदली भी जानी चाहिए। हमारा संविधान में ये लोच तो है ही, लोच माने होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको हिंदी में हम लोच शब्द कहते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी ही चाहिए, परिवर्तनशील तो होना ही चाहिए, तभी तो संविधान जीवंत रहेगा, नहीं तो संविधान की आत्मा मर जाएगी अगर हम उसमें परिवर्तन करते नहीं रहेंगे समय काल देश काल परिस्थितियों के अनुरूप। तो अंग्रेजों के जमाने के कानून आज हम थोड़ी ढो सकते हैं, वो जमाने चले गए। मुगलों के जमाने के कानून अब थोड़ी ढो सकते हैं, वो जमाने चले गए। उसी तरह से बहुत सारे कानून बहुत सुंदर हमारे सतयुग में थे, उनको हमने आज मतलब आउट भी कर दिया है। बहुत सारे ऐसे विधान हैं। तो हम देश का परिस्थिति के अनुरूप अगर परिवर्तन करते हैं तो इसमें निश्चित रूप से आपत्ति जैसी कोई बात तो मुझे लगती नहीं है। ठीक है रितेश जी, जब कई बार कांग्रेस ये प्रहार करती है केंद्र पर के राज्यों के जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर प्रहार हो रहा है, ऐसे में अब आप जब देखते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आगे बढ़कर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं और उसको लागू करने की कवायद कर रहे हैं, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तब कैसे लगता है कि कहीं ना कहीं राज्यों के सर्वाधिकार को सुरक्षित करने की भी बात चल रही है और कहीं ना कहीं राज्य अपने स्तर पर स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए भी जाने जाएंगे, तो क्या लगता है कि विरोधाभास है कहीं ना कहीं? नहीं, कॉमन सिविल कोड में जो हमें लगता है कि निश्चित रूप से कहीं ऐसा है कि सबके लिए समान राइट, समान अधिकार, समान दायित्व तो होने ही चाहिए मनुष्यता के नाते। तो हम एक तरफ हम सबको भारतवासी कहते हैं और दूसरी तरफ सबके लिए अलग अलग विधान बनाएंगे, तो ये अपने आप में भी एक विसंगति हो सकती है। ठीक है रितेश जी, जहाँ तक विपक्षियों के विरोध का सवाल है और मुखिया कांग्रेस का सवाल है, 1952 में जहाँ संविधान सभा चाहती थी कॉमन सिविल कोड लाया जाए, सबके लिए एक तरह का कानून लाया जाए, तो सिर्फ पुष्टिकरण करने के लिए कांग्रेस हिंदू कोड भी लेके आई, जो केवल हिंदू धर्म में जितने भी कानून थे, पुराने कानून, सबको हटा के, जो उनमें कमियां थी उनको हटा के हिंदू कोड बिल तो उन्होंने ले आई। बट दूसरी तरफ दूसरे धर्मों में जो सुधार होना था उससे वो फिर भागते रहे और होते आज तक ये मामला सिर्फ तुष्टीकरण के कारण इसका विरोध करेंगे। अगर हम केवल उत्तराखंड की बात करें और धर्म आधारित बात करें तो यहाँ के पॉपुलेशन का 82% हिंदू है, 14% के करीब यहाँ मुसलमान रहते हैं और बाकी 30% में ईसाई और सिख रहते हैं। तो इस नजरिए से भी देखें तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या में यहाँ हिंदू वोटर ही हैं और कॉमन सिविल कोड आने से जो हिंदू वोटर हैं उनके तो ऑलरेडी हिंदू कोड बिल में जो उनके राइट्स थे, सिविल राइट्स थे, वो तो उनका कॉमन सिविल कोड आने से उन पर कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इस स्टेट के हिसाब से, अगर इस स्टेट की पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस इसका विरोध करेगी। लेकिन कांग्रेस का समर्थन भी तो अभी कहीं नहीं दिख रहा है ना, कांग्रेस का ऐसा कोई बयान तो अभी समर्थन का आया नहीं है। कांग्रेस इस स्टेट के हिसाब से नहीं, लेकिन बाकी स्टेटों में भी उनका प्रतिनिधित्व होता है, तो उसके आधार पे हो सकता है वो इसका विरोध करें। अगर केवल इस स्टेट को ध्यान में रख के हम बात करें तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इसका विरोध करे। ठीक है संजीव जी, क्या लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले उत्तराखंड में लागू होता है तो कहीं ना कहीं पूरे देश में जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चलेगी तो उत्तराखंड का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा और सबसे पहले लिया जाएगा? बिल्कुल सर। त्रिशूल जी देखिए,
वो ऐसा बोलते हैं ना कि जो कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है ना। तो हम इस राह पे, उत्तराखंड इस राह पे सबसे पहले आगे बढ़ा है। तो आने वाले समय में जितने भी राज्य इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाएंगे, तो मैं सोचता हूँ वो सभी लोग इसका अवलोकन करेंगे और इसी को एक तरह से इसके अंदर जो भी अच्छी चीजें आई हैं निकल के, उस चीज को एडॉप्ट करने का भी वो सभी राज्य काम करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इच्छा शक्ति की बात होती है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो एक इच्छा शक्ति का, दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया, एक साहसिक निर्णय है ये। और इस साहसिक निर्णय को लेने का जो उन्होंने काम किया, तो मैं सोचता हूँ अपने आप में एक बहुत अच्छा कदम है। और आने वाले समय में इसका लाभ भी उत्तराखंड के साथ साथ आने वाले समय में देश के सभी अन्य राज्यों को भी मिलेगा, जो भी इसको अडॉप्ट करना चाहेंगे। और बात रही, अभी मैं एक बात और कर रहा था कि कांग्रेस हमेशा से क्या है, एक तुष्टीकरण की राजनीति को अडॉप्ट करती आई है। तो अभी जब यूपीए की सरकारें थी, उस समय उन्होंने कहा था देश के संसाधनों पर सबसे पहला 12% का जो अधिकार होगा वो अल्पसंख्यकों का होगा। लेकिन मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कौन सा ऐसा अमूलचूल परिवर्तन उनके जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए किया? क्या उन्होंने उनका उच्चीकरण करने के लिए ऐसा कौन सा काम किया? कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण शिक्षा या रोजगार या अन्य जो उनका जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो काम किए जा सकते थे, ऐसा कौन सा काम किया? और इसका उत्तर बिल्कुल नेगेटिव है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने केवल अल्पसंख्यकों को एक अपना वोट बैंक बना के रखने का काम किया। और वो उनका न तो शिक्षा स्तर ऊंचा उठे, ना उनका एक मानसिक स्तर ऊंचा उठे, ना उनका आर्थिक स्तर ऊंचा उठे। तो यही सब सोच लेकर वो उनको एक अपना वोट बैंक का एक जरिया मान के कांग्रेस पार्टी लगातार चलती रही, जो कि मैं सोचता हूँ पूरे समुदाय के लिए एक अच्छा संकेत नहीं था। किंतु जब से आप देखिएगा 2014 से माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में हमारी एनडीए की सरकार आई है, तो हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस ध्येय के साथ हम लोगों ने काम किया है। ना किसी को हम तुष्टीकरण की नीति के चलते हम किसी को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देने वाले हैं, ना हम किसी के हितों में कटौती करने वाले हैं। और आप देखिएगा, चाहे आवास योजना हो, चाहे गैस योजना हो, चाहे दुनिया भर की हम लोगों ने किसान सम्मान निधि की जो हमारी योजनाएं हैं, किसी भी वर्ग में हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, हमने कहीं किसी को डिग्रेड नहीं किया और किसी को अनावश्यक ज्यादा अपग्रेड नहीं किया। सबके लिए एक समान न्याय और समान कानून। और उसी दिशा में उत्तराखंड एक लाइन और आगे बढ़ते हुए जो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने जा रहे हैं, उसका ड्राफ्ट हमने जो जनता के साथ वायदा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट बैठक में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट उसके अंदर लेके आएंगे। और हमने अपना वायदे को पूरी तरह से साकार किया, पूरा किया। और आगे चलकर भी हम जो भी बिल्कुल बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास। रितेश जी, क्या सुझाव हो सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? सरकार ने मांगे हैं, उसमें क्या सुझाव हो सकते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड में मेनली जो ये सिविल मैटर्स है, शादी की बात है, एज ऑफ मैरिज है, इनहेरिटेंस है,
इसमें हर धर्म के हिसाब से डिस्पैरिटी है। अब जैसे उदाहरण के लिए अगर एक कोई हिंदू परिवार है, उसमें एक बेटा है और एक बेटी है, माँ बाप के मर जाने के बाद भाई और बहन दोनों को बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। इसके बरस कोई मुस्लिम परिवार है, उसमें माँ बाप है, उनका एक बेटा है और एक बेटी है। वो जब माँ बाप गुजर जाएंगे तो बेटी को 1/3 हिस्सा मिलेगा और बेटे को 2/3 हिस्सा मिलेगा। इसी तरह अगर कोई हिंदू मर्द है तो वो केवल एक शादी कर सकता है, और कोई मुसलमान मर्द है तो वो 4 शादियां कर सकता है। अगर एज ऑफ मैरिज की बात करें तो अब जो हिंदू हैं वो उनके लिए शादी की उम्र 21 साल है, और मुसलमानों में लड़कियों की शादी की उम्र 16 साल, कई कोर्टों ने 16 साल में शादी करने की इजाजत दी है। तो इस तरह की हमारे समाज में जो फैली हुई डिस्पैरिटी है उसको दूर करने के लिए जनता को सुझाव देने चाहिए कि किस तरह से इस तरह के सुझाव को इम्प्लीमेंट किया जाए कि आपस में समाज में धर्मों के बीच जो समरसता है वो बनी रहे और समाज में इस तरह का जो विरोधाभास है वो खत्म हो जाए। बड़ा सुझाव क्या हो सकता है इस दिशा में कि लोग जो सुझाव देना चाहते हैं, तो बड़ा सुझाव क्या हो सकता है सरकार के लिए? ये अपने आप में ये पहला प्रयास है, तो लोगों को इस दिशा में अध्ययन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मोटी मोटी बातें जो समाज में फैली हुई सिविल से रिलेटेड जो डिस्पैरिटी है धर्म के कारण, ये तो दुष्ट महिला है जी, या किसी और कारण से उसको दूर करने के लिए क्या अगर गाड़ी पकड़ी है तो बेटा मत करो। ठीक है, क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, वो सुझाव दिए जाने चाहिए। जी हरीश मैखुर जी, क्या बड़े सुझाव हो सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? निश्चित रूप से बहुत सारे जो समस्याएं हैं वो राष्ट्र की समस्याएं हैं, प्रदेश की समस्याएं हैं, देश की समस्याएं हैं। अगर उन पे हमारा एक जैसा दृष्टिकोण बनता है तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। जैसे जनसंख्या हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये कहते हैं कि ये भगवान की देन है, खुदा की देन है, और शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य कहते हैं ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो हमारी क्या जिम्मेदारी है ये भी देखना पड़ेगा। तो होता क्या है कि जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है, जो समान नागरिक संहिता है, और जो समान शिक्षा है, समान आर्थिक व्यवस्था है, इस पे तो कहीं ना कहीं चर्चा परिचर्चा तो होनी ही चाहिए, और समाज के लोगों के लिए समान विधान तो बनने ही चाहिए। हम ऐसी स्वतंत्रता अब मतलब औचित्य हमारे देश में, खासकर जब जनसंख्या विस्फोट हमारा क्षेत्रफल से भी कई गुना ज्यादा हो गया। पूरी दुनिया में क्षेत्रफल के आधार पे हम सबसे बड़ी जनसंख्या वाले कंट्री हैं। तो अगर इस दिशा में भी हमारा कॉमन सिविल कोड कुछ प्रयास करे और केवल तुष्टीकरण के लिए चीजें ना करे तो वो ज्यादा देश के हित में होगा। चीन ने कड़े फैसले लिए। आज चीन संपन्न है, सुखी है, हमारे ही साथ स्वतंत्र हुआ था। तो आज उसकी जो नेशनल ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा है, उसका डेवलपमेंट हमसे कई गुना ज्यादा है, इसलिए क्योंकि उस पर जनसंख्या का अतिरिक्त बोझ नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा, बहुत सारे चीजों में हमें समान नागरिक संहिता लागू करनी ही चाहिए, करनी पड़ेगी, नहीं तो ये देश की भी समस्या हो जाएगी। ठीक है संजीव जी, क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने के बाद? अभी हमारे माननीय मैखुरी जी ने जो अपना वक्तव्य रखा, मैं पूरी तरह से उससे सहमत हूँ, और उसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ, उससे अपने को संबद्ध करते हुए। और मैं सोचता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने जनसंख्या की बात करी, तो जनसंख्या इस समय की वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या हमारे न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश भर की एक बड़ी समस्या है। और एक तो जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण होना सबसे जी संजीव जी,
ठीक है, मैं आऊँगा, लौटूंगा। रितेश जी, उत्तराखंड जल्द ही वो राज्य बनने वाला है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं पहला राज्य होगा और माइलस्टोन होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में? ऐसे में बहुत सारी जो सुझाव हैं उनकी समीक्षा भी आवश्यक है। जी, पहले तो जनता से, बुद्धिजीवी लोगों से, सभी वर्ग से सुझाव अपेक्षित है, क्योंकि ये अपनी तरह का पहला कानून बनने जा रहा है हमारे देश में। तो हमारी देश की जनता से हमारी सरकार अपेक्षा करती है कि वो अच्छे सुझाव इस परिप्रेक्ष्य में जल्दी से जल्दी भेजें। और इसमें हमारे साथ के वक्ताओं ने कुछ चीजों में मुझे लगता है कि थोड़ा सा विषयांतर कर रहे हैं। जनसंख्या का कॉमन सिविल कोड से कोई लेना देना नहीं है। जनसंख्या अपने आप में एक अलग विषय है। सिविल मैटर जैसे क्रिमिनल मैटर है, वैसे ही दूसरा मैटर सिविल मैटर है। क्रिमिनल से रिलेटेड इश्यूज को क्रिमिनल मैटर इशू करती है। सिविल में शादी है, इनहेरिटेंस है, डिवोर्स है, इस तरह के मैटर्स को हम इशू पर एड्रेस करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को, जनता को इस बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि सिविल कोड किस परिप्रेक्ष्य में काम करने वाला है, किन चीजों में हम समान नागरिक संहिता चाहते हैं। ये जागरूकता भी बहुत आवश्यक है। लोगों को पता नहीं है ज़मीनी स्तर पर, और राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं तुष्टीकरण और तमाम धर्म से जोड़ा गया समान नागरिक संहिता को, तो ये जागरूकता भी आवश्यक है। ये कैसे होगा? अगर जागरूकता की आप बात करेंगे तो मैंने जिसे पहले ही बताया था कि इस स्टेट में बहुसंख्यक आबादी 82%, 83% के करीब हिंदू है, जो ऑलरेडी हिंदू सिविल कोड से बंधी हुई है। तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क यूनिफॉर्म सिविल कोड का पड़ने वाला नहीं है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। ठीक है। जो जिस तरह के कोड की हम संकल्पना करते हैं कि पूरे देश में लागू हो, हिंदू कोड बिल के माध्यम से हिंदुओं पे वो ऑलरेडी लागू किया जा चुका है 1952 में ही। जी, हरीश मैकुर जी, बैठे रहो। हरीश जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए, मैं आऊँगा। हरीश जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? ठीक है। रितेश जी, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर सुझाव के साथ जागरूकता भी आवश्यक है कि समान नागरिक संहिता के बारे में लोगों को बताया भी जाए? सबसे पहले तो लोगों को बताए जाने की आवश्यकता है कि समान नागरिक संहिता चीज क्या है, इसमें हम किस प्रॉब्लम को एड्रेस करने वाले हैं। जी, आम जनता के बीच में भी इस बात का कंफ्यूजन है कि कॉमन सिविल कोड का हल्ला तो मचा हुआ, बट एक्चुअली ये किस प्रॉब्लम को एड्रेस करेगी, इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि जनता को पूरी तरह से जानकारी है। तो ये जानकारी दिया जाना भी आवश्यक है। पहला काम तो आप जनता से किस विषय पे चाहते हैं सुझाव, तो जनता को इस बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। संजीव जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? संजीव जी, देखिए, एक बड़ा विषय निकल के आया है कि आप जहां सुझाव मांग रहे हैं वहां जनता को जागरूक करना भी आवश्यक है कि आखिर वो समझ पाए समान नागरिक संहिता से क्या फायदा उसको हो सकता है। जी 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 त्रिशूल जी, देखिए, सरकार ने जो पब्लिक डोमेन बनाया है, अपना पोर्टल बनाया है, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि आपके पास आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या सोचते हैं, या आपके मन में यदि कोई शंकाएं हैं तो हम उनका निराकरण करें, उनका निवारण करें, और आपके जो भी सुझाव है उनको सरकार ने आमंत्रित किया है। और तो आपके जो भी बेस्ट पॉसिबल जो सुझाव होंगे, जो उसके अंदर हम उनको समाहित कर सकते हैं, हम उनको समाहित करने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, ताकि एक बहुत शानदार यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट हम लोग तैयार कर पाए, जो कि प्रदेश के हित में हो, जो कि देश के हित में हो। और जिस प्रकार से बात आई थी कि तुष्टीकरण को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और
सबके लिए एक समान न्याय, एक समान कानून और सबके लिए एक समान हित, चाहे विवाह का मामला हो, चाहे तलाक का मामला हो, चाहे जनसंख्या का मामला हो, चाहे प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूशन का मामला हो, चाहे समाज के अंदर जो भी रीति रिवाज आदि आदि, मतलब कहने का मेरा भाव है कि जो भी न्याय है वो सबके लिए एक समान हो, किसी को भी उसमें बहुत ज्यादा नहीं, किसी को भी उसमें बहुत कम नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी न्याय और इसी एक सर्वमान्य उसका एक कानून जो सरकार बनाने जा रही है, जो सरकार की मंशा है, हम उसके ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ उत्तराखंड इसका एक लीडिंग रोल हम लोग अदा करने जा रहे हैं। और उत्तराखंड जिस तरह से हर विषय पर जिस तरह से मैंने आपसे बताया कि नई शिक्षा नीति उसको भी अडॉप्ट करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। तो मैं सोचता हूँ कि हर दृष्टि में उत्तराखंड एक अग्रणी भूमिका में बने रहना चाहता है। और हम लोग की जो दृढ़ इच्छा शक्ति, एक साहसिक कदम उठाने की जो क्षमता माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर है, तो मैं सोचता हूँ आगे आने वाले समय में जो हमारा 2025 में उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ राज्य पूरे देश भर का बने, उस दिशा में हम बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं और उसमें हम सफल होने वाले हैं, जिसके लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई भी देता हूँ, अग्रिम बधाई भी देता हूँ और उनके इस साहसिक कदम के लिए उनको अप्रिशिएट करता हूँ। और जिस तरह से मैंने अभी एक जो बात करी थी कि जिस तरह से कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पथ का जो उद्घाटन किया विस्टा प्रोजेक्ट का, तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने उसके ऊपर एक बड़ी हल्की टिप्पणी करते हुए कहा कि आप लोगों के पास कोई काम नहीं है, आप हर जगह के नाम चेंज कर रहे हैं। तो ये गुलामी की दास्तां में भारत को लगातार बांधे रखना चाहती है कांग्रेस, जिससे आजादी दिलाने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा साहसिक कदम था। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को पूरी तमाम जनता की ओर से बधाई देता हूं। और एक बड़ी चीज है उसमें जो उन्होंने जिन्होंने सेंट्रल विस्टा का निर्माण किया, उन जिनकी तमाम एक मेहनत से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन के एक भव्य रूप में तैयार हुआ है। उन्होंने कहा कि जितने श्रमजीवी हैं उनको 26 जनवरी में सभी लोग मेरे विशेष अतिथि होंगे और उनके लिए एक विशेष पंडाल 26 जनवरी की परेड पे बनाया जाएगा। तो मैं सोचता हूँ गांव, गरीब, किसान की जो जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए बोला जाता है कि उनको वो पूरी संवेदनशीलता के साथ तमाम वर्ग के लिए काम करते हैं, तो एक तरह से उसका उदाहरण कल तमाम देशवासियों के सामने प्रस्तुत हुआ। और उनकी जो संवेदनशीलता है, उनकी जो कर्तव्य निष्ठा है और जो उनके मन के भाव हैं पूरे देश के सामने कल उजागर हुए। मैं सोचता हूँ ये भी बहुत एप्रिशिएबल उनका कदम है। और जिस तरह से आप कांग्रेस को देखिएगा, जब भी किसी बड़े नेता के नाम पर जो आजादी के हमारे एक लीडर्स रहे हैं, जब भी उनके नाम पर, जैसे कल स्वर्गीय सुभाष चंद्र बोस जी की नाम पर सेंट्रल विस्टा का नामकरण एक तरह से किया गया, तो उसके ऊपर भी उन लोगों को आपत्ति हुई। मैं सोचता हूँ ये बहुत ही एक तरह से कांग्रेस का घृणित कदम है। और वो
उनके लिए केवल और केवल गांधी परिवार के नाम पर ही पूरे देश भर का नामकरण होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे होना चाहिए, इंदिरा गांधी जी के नाम पे होना चाहिए, राजीव गांधी जी के नाम पे होना चाहिए, सोनिया गांधी जी के नाम पे होना चाहिए, राहुल गांधी जी के नाम पे होना चाहिए। उससे बाहर कांग्रेस पार्टी कभी निकलने का प्रयास ही नहीं कर पाई। यही बड़ी वजह है कि G23 ग्रुप आज जो पूरी तरह से कांग्रेस को गांधी परिवार से मुक्ति की दिशा में आवाज उठा रहा है। मैं सोचता हूँ बहुत ही जल्दी कांग्रेस बिल्कुल रसातल पर जाने वाली है। ठीक है रितेश जी, कहीं ना कहीं अब वो वक्त आ गया है कि जो थोपे हुए कानून हैं उनकी जगह जरूरत के कानून जगह लें या जगह बनाएं। हाँ, निश्चित रूप से इसमें अब कानूनों में परिवर्तन की आवश्यकता तो पूरे देश में महसूस की जा रही है, अनुभव की जा रही है। हमारे यहाँ जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो 1860 से चले आ रहा है, अंग्रेजों के जमाने का। गुलामी के प्रतीक हमें धीरे धीरे हटाने पड़ेंगे। जैसे कल हमने चौर पंचम की मूर्ति हटाकर जो हमारा कर्तव्य पथ है उस पे हमने अपने जो देश के नेशनल हीरो हैं सुभाष चंद्र बोस उनकी प्रतिमा लगा दी है। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन की आवश्यकता तो महसूस है ही है। जो अंग्रेजों के जमाने की निशानियां हैं, जो मुगल काल की निशानियां हैं, उनमें अब कहीं ना कहीं बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उसी क्रम में यदि उत्तराखंड में भी कॉमन सिविल कोड आता है तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो नेता अब तक तुष्टिकरण करते रहे हैं जाति के नाम पे, घाटी के नाम पे, मजहब के नाम पे और तमाम तरह की चीजों के नाम पे, वो समाप्त हो जाएगी। जो राजनीतिक अवसर तलाशते हैं जातियों में, घाटियों में, वो भी समाप्त होगी कहीं ना कहीं सिविल कोड आने से। और सबसे बड़ा लाभ देश को होने वाला है अगर उत्तराखंड राज्य में ये सक्सेसफुली लॉन्च हो गया और उसके परिणाम अच्छे आए तो पूरे और राज्य भी इसकी मांग करेंगे, उत्तराखंड उदाहरण बनेगा। तो निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव है और इस दिशा में आगे बढ़ा जाना चाहिए। रितेश जी, थोपे हुए कानून की जगह अब जनता के जरूरत के कानून आने चाहिए और उसी में शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बड़ा कदम है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो जनता के बीच में किसी को कम मिलना और किसी को ज्यादा मिलना उसको समाप्त करने वाला कानून है। तो इससे मैं राष्ट्रकवि दिनकर की एक कविता के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। राष्ट्रकवि दिनकर की कविता में आया है, शांति नहीं तब तक जब तक सुखवाद न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। ठीक है, बिल्कुल। इस दिशा में हमारे पश्चिम माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये बहुत सराहनीय प्रयास है जो उत्तराखंड को सबसे अग्रिम ले जाने में, पथ बनने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। बिल्कुल, समय समाप्त हो रहा है। रितेश कुमार जी, हरीश मैखुरी जी, संजीव वर्मा जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड हालांकि बीजेपी के 1989 से एजेंडे में है और ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्र ने और भाजपा ने अब उत्तराखंड को चुना है, उत्तराखंड उस दिशा में आगे बढ़ गया है। अब देखना ये होगा कि उत्तराखंड कैसे उस बुलंदी का सिरमौर बनता है और कहाँ बड़े बदलावों का अग्रदूत बनता है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।